मथे रंग देंगा और मैं कल्ला ही काफी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम साजंग अजहर थिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी राना तहम्मुल अली ख़ान और सियासी माशी उमूर के माहिर जनाब नदीम अब्बास। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। राना साहब, आप इमरान खान साहब की कामयाबी को किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं 8 कौमी सीटों पर, उनमें से 6 सीटें इमरान खान जीत चुके हैं और 2 दूसरी पार्टीज़ ने जीती हैं। इस हिसाब से तो 75% रिज़ल्ट वो इमरान खान के खाते में आया है, यानी कि उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया PDM को, अपने मुखालफिन को, और ये शो किया गया, बल्कि नज़र ये आ रहा है कि वो 75% एक बंदा ही, 1 मैन आर्मी है वो, एक बंदे ने इतनी सीटें जीती हैं, वो किसी और को उसने नहीं लाया, अपनी जगह पे खुद इलेक्शन लड़ा है। और उसका ये मैसेज है पूरी दुनिया को कि आने वाले इंतखाबात में भी मैं ऐसे ही क्लीन स्वीप करूँगा, ऐसे ही लोगों को टफ टाइम दूँगा और आने वाला मुस्तकबिल इमरान खान का ही है। नदीम साहब, ये इमरान खान साहब किस बात का खौफ था कि वो तमाम की तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़े? शुक्रिया अदर साहब। अदर साहब, पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि जो इमरान खान ने सीटें जीती हैं, नो डाउट ये उसकी एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन एक साइड पे अगर दूसरी साइड पे देखते हैं ना, अपोजिशन या PDM जमातों की तरफ, उन्होंने एक भी जलसा नहीं किया जिसमें मरियम हो या बिलावल हो, किसी ने भी कोई। और इसने इस पिछले कुछ अरसे के दौरान 55 कम अज़ कम बेश जो है ना जलसे किए हैं, लोगों को खून गरमाया है, लोगों को बताया जी महंगाई इतनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो आम आदमी का जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि महंगाई है, और उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। तो एक चीज़ तो देखी जाए कि उसको ओपन ग्राउंड मिला है। नहीं, इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन, उसमें तो मरीम नवाज़ ने बड़े बड़े जलसे किए हैं, तो उसका फ़ायदा उल्ट हुआ है, वो भी इमरान खान की जो जमात थी सारी सीटें जीत गई। जी, इमरान का जो नैरेटिव इस टाइम चल रहा है वो अवाम में पॉपुलर हो रहा है दिन ब दिन, और उसमें कोई शक नहीं है, वो एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब जो अस्करी या जो मामलात को देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं या इजलास होते हैं या जो भी वो जुलूस करता है, तो उसका जो मरकज़ व महवर होता है वो एस्टेब्लिशमेंट ही होती है। वो बेसिकली उन्हीं को फोकस कर रहा होता है, उन्हीं के साथ वो बातचीत कर रहा होता है कि आप लोगों ने किसको बिठा दिया, क्या कर दिया, ये हो गया, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। तो ये सारा जो महवर है उसका उस साइड पे है, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मैं ऐसा प्रेशर बिल्ड करूँ कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है ये नून लीग या नवाज शरीफ साहब ना करें। और मेरा ख्याल है कि ये अनसर्टेनिटी है जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर उम्मीद है क्लियर हो जाएगी, जब जो ही एक नए आर्मी चीफ का जो नाम सामने आ जाएगा, तो उसके बाद ये सारी डस्ट सेटल हो जाएगी। और इसके साथ हमें एज ए पोलिटिकल देखना चाहिए कि इमरान खान ने 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, तो अब उसने रखनी तो एक है, 7 पे, और 6 जीती है, तो 6 में अब वो 1 सीट रख सकेंगे, बाकियों में फिर इलेक्शन होंगे। तो ये इस तरह की प्रैक्टिस में मेरे ख्याल में इमरान खान को नहीं पढ़ना चाहिए था। और ये भी कहा जा रहा है कि वो 6 की 6 सीटें नहीं रखेंगे, क्योंकि वो एक तो उनके पास मौजूद है, वो तो एक नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो वो अपना हलफ ही नहीं लेंगे, उन्होंने तो असम्बली जाना ही नहीं है। वो तो लोगों को जिन्होंने वोट दिए उनको पता था कि ये पहले भी असम्बली से छोड़ के आया सीटें, अब भी असम्बली नहीं जाएगा, लोगों का उन पर बिलीव है कि इसी को वोट देने हैं। उन्होंने ये असल में मैसेज है नेक्स्ट इलेक्शन का, कि जो आने वाला इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2023 का है, उसका ये मैसेज है कि आने वाला मुस्तकबिल इन्हीं का। नदीम साहब, मेरा सवाल ये था कि इमरान खान साहब को खौफ है कि अगर मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरी जमात के किसी उम्मीदवार को वोट नहीं मिलेगा, ये भी एक ये चीज़ है। मेरा ये सवाल है, उनको किस चीज़ का खौफ है? उसको यही है कि असल में तो वो उसको ये पता था, जैसे उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की बेटी का जो इलेक्शन है उसने देख लिया कि उसको सीट दी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी में एक इम्पॉर्टेंट मतलब पोस्ट पे हैं, और उनका एक वो है किरदार है पार्टी में, तो वहाँ पे उसने देख लिया कि वो शिकस्त हुई है। तो ये इस वजह से इमरान ने ना एक दिखाने के लिए कि जी मैं हूँ और मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, जो हल्के हैं हमारे ताकतवर हल्के, उनको ये शो करवाने के लिए सारा कुछ किया है, और वो कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही इमरान खान ने जो इलेक्शन जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये जिक्र भी किया कि जी हमारे बैकडोर राब्ते भी हैं। मेरे ख्याल में ये सारी डील की तरफ बातें हो रही हैं। अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, तो मैंने उससे पूछा कि आप लोग आजकल बड़े खामोश हैं, तो वो कह रहे हैं जी इस वक्त कुछ सूरत हाल ऐसी अनक्लियर सी है, तो हम लोग उसमें बोलना नहीं चाह रहे, और कुछ भी कोई भी गेम चल सकती है।
आने वाले दिनों में ना। हो सकता है ये इमरान खान फिर वापस आ जाए और पीडीएम जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़े और बदनामी का सामना करना पड़े। राना साहब, नून लीग से पीटीआई जो है नून लीग से जीत गई और पीपल्स पार्टी से इमरान खान साहब हार गए। नून लीग की क्या वजह है हारने की? आबिद शेर अली वोट ही नहीं ले सके। पंजाब में जो सिचुएशन है वो ज़रा वोटर वेल अवेयर है, उसको अपना पता है कि मैंने किस तरफ वोट कास्ट करना है। इसके मुकाबले में सिंध में ज़रा वडेरों का असर और सूख होता है, उनका छतर साया होता है, इसलिए लोग उस तरह। अब कराची के मामले में देखें कितने परसेंट वोट कास्ट हुए, चंद हज़ार वोट कास्ट हुए हैं, उनमें से वो वहाँ पे शिकस्त हुई है पीटीआई को और वहाँ पे पीपल्स पार्टी जीती है। जबकि फैसलाबाद के मामले में देखें, आबिद शेर अली मुस्लिम लीग नून के जो करता धरता हैं, बड़े हैं, उनका बहुत करीबी अजीज़ है, उनके घर का बंदा है, उसको बुरी तरह शिकस्त हुई है और वो कहने पर मजबूर हुआ है कि ये जो बिजली के बिल हैं, ये जो महंगाई है, मुझे शिकस्त इमरान खान ने नहीं दी, मुझे बिजली के बिलों ने जो महंगे हुए हैं, जो रेट्स बढ़े हैं, जो महंगाई बढ़ी है, आवाम की कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने, उस महंगाई ने मुझे शिकस्त दी है। ये चीज़ तो देखने वाली है ना जी, नज़र आ रही है सामने। और यही सिचुएशन होगी जो नेक्स्ट इलेक्शन में भी इनके सामने एक दीवार बन के खड़ी हो जाएगी नून लीग के सामने। वो महंगाई एक ऐसा पैगाम लेके आई है उनके लिए कि वो अगला इलेक्शन बिल्कुल नहीं जीत सकते। अगर आबिद शेर अली नहीं जीत सका तो मेरा ख्याल है वहाँ से राना सनाउल्लाह भी नहीं जीत सकेंगे। नदीम साहब, आपके वजह से एक चीज़ ये भी है कि आबिद शेर अली जो कैंडिडेट है, ये पिछले 4 साल जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहा है। तो ये रिसेंटली आया है जब हवा जो है नून लीग के हक में बेहतर हुई है, जब डार साहब हैं जो साथ ही आए हैं, तो इस वक्त का तो ना इसने कोई काम किया है, ना आवाम के साथ इसकी कोई पब्लिक इंटरेक्शन था। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि लोग जो है देखते हैं कि यार हमारे कोई काम आता है कि नहीं। तो वो इस हवाले से ना उनके माइंड में था कि जी हमें वो मुस्लिम लीग का वोट पड़ेगा। तो अवाम ने मेरे ख्याल में इस वक्त बेहतर समझा है कि जो आबिद शेर अली जैसे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाए और वो बंदा जो कम से कम हमारे सोसाइटी के अंदर तो रहता है, जो भी है कैंडिडेट से पहले, तो वो उनको लोगों ने लाइक किया। राना साहब, खानवाल में भी इलेक्शन हुआ, नून लीग एमपी शिप की जो सीट थी वो हार गई। पहले जो फैसल न्याजी थे वो नून लीग से जीते थे, अब वो पीटीआई में आए तो उसमें भी जीत गए। तो नून लीग क्यों आ रही है? असल में वहाँ पे खानेवाल के हल्के को आप अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। वहाँ कुछ लोगों का पर्सनल वोट होता है, नज़ीर साहब का पर्सनल वोट भी है और नो डाउट वहाँ पीटीआई का अपना वोट बैंक भी है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे वोट नज़ीर साहब के थे और वो पहले भी अपनी वेल से जीते थे और इस दफ़ा भी वो अपनी वजह से जीते हैं। लेकिन खानेवाल का हल्का एक ऐसा है, वहाँ कुछ निस्बतन लिखे पढ़े लोग रहते हैं, उन वेल अवेयर लोग हैं, उनको पता है कि पिछले 35-40 साल से यही लोग हम पे हुकूमत करते रहे हैं, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले। अब ज़रा थोड़ी चेंज आई है, पीटीआई मार्केट में आई है, लोगों को नए ख्वाब दिखाए गए हैं, नई बातें बताई गई हैं, इनकी चोरियां डकैतियां सामने लाई गई हैं। तो फिर अब लोग क्यों ना वोट दें पीटीआई को? सही। नदीम साहब, इमरान खान साहब हर जगह जीते हैं लेकिन कराची में पीपल्स पार्टी से हार गए, आप इसकी क्या वजूहत समझते हैं? कराची में असल में इमरान खान का आप शुरू से उठा के देख लेंगे, इमरान खान कराची में इतना चक्कर नहीं लगाते रहे। जब वज़ीर आज़म भी थे उस वक्त भी वो बहुत कम गए। तो कराची में मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को फिर भी आने वाले टाइम में भी इस तरह की स्पेस मिलेगी जैसे पंजाब में मिल रही है। और वहाँ पे वो जो हल्का था उसमें पीपल्स पार्टी का थोड़ा इन्फ्लुएंस भी था और वहाँ पे जब भी थोड़ा सा ओपन स्पेस मिलेगी मेरे ख्याल में सिंध में और कराची के अंदर भी जो है वहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो विन करेगी। अब आप देख रहे हैं कि कराची शहर के रेशो चेक कर लें, वोट कास्ट करने की रेशो वो भी बेस करती है। लोगों ने वोट कास्ट ही नहीं किया, बहुत चंद परसेंट 9-10% लोगों ने वोट कास्ट किया है कराची के हल्के में, तो वो लोग ये जीत गए पीपल पार्टी। तो राना साहब ये देखें कि जो है जहाँ जहाँ सूबाई हुकूमतें थी पीटीआई की, पंजाब में काफ लीग और पीटीआई की हुकूमत थी, इसी तरह केपी में भी पीटीआई की हुकूमत थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत थी वहाँ इमरान खान साहब जीत गए और जहाँ नहीं थी वो नहीं जीत सके। देखें, क्या हुकूमतों का कोई असर है?
जी, जहाँ जहाँ भी सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जिसकी भी हैं, वो हर दौर में इन्फ्लुएंशियल रही हैं हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें हलकों पर। ये कहना गलत होगा कि असर नहीं है पंजाब में पीटीआई का या केपी में असर नहीं है पीटीआई का। इसी तरह जिस तरह यहाँ पीटीआई का असर है 2 सूबों में, इसी तरह सिंध में भी असर है पीपल्स पार्टी का। आपने देख लिया कि वहाँ पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जीता है, वहाँ नहीं जीत सकी पीटीआई। ये माना जा सकता है कि हुकूमतें असर और रसूख रखती हैं। वहाँ इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान वो कोई फंड्स रिलीज़ कर देते हैं, रोड्स बना देते हैं, लोगों को फ़ायदे पहुंचाते हैं। ये तो ट्रिक्स शुरू से चलते आ रहे हैं पाकिस्तान में, और लोगों को ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं ये असरअंदाज होते हैं हलकों पे, मामलात पे, वोटिंग पे, और ये हर दौर में होता रहा है और आइंदा भी इसी चीज़ होता रहेगा। अगर ये ट्रिक्स हैं तो मकबूलियत कहाँ रही? नहीं, मकबूलियत तो है, लेकिन मैंने कहा कि ट्रिक्स भी यूज़ करती हैं गवर्नमेंट्स। देखें इस सिचुएशन में देखें कि अगर सिर्फ ये कहा जाए कि इमरान का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है, तो फिर उसको कराची से भी जीतना चाहिए था। सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ के लोगों को पता है कि यहाँ पीपल्स पार्टी ने रहना है, हमें यही फ़ायदा पहुँचा सकती है। और दूसरी मैंने जो मेन इशू बताया कि वहाँ लोगों ने बहुत कम रेशो में वोट कास्ट किया है। अगर जितने वहाँ पे वोट थे उसमें से अगर 50-60% वोट कास्ट हो जाते तो डेफिनेटली वहाँ से पीटीआई जीतती, पीपल्स पार्टी दूर दूर तक नज़र ना आती। नदीम साहब, ये मुल्तान में क्या हुआ है कि पीरजादी से जीत गया? इसमें एक तो वही कि इमरान खान खुद अगर होते तो शायद ये सीट इमरान खान साहब जीत जाते। शाह महमूद कुरैशी साहब खुद भी एमएनए, उसका बेटा भी एमएनए, अब वो अपनी बेटी को भी एमएनए बनाना चाह रहे, तो उसके ख़ानदान के कुछ लोग भी उसके खिलाफ थे। शाह महमूद कुरैशी का अपना भाई, आपको सब पता ही है कि वो मीडिया पे वक्त बोलता रहता है शाह महमूद के खिलाफ। तो एक जी मुरीद हुसैन कुरैशी जो है वो बोलता रहता है, और इस तरह की चीज़ें थी कि लोगों को के वो जो विरासती सिस्टम है, इमरान खान तो इस तरह की पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है, तो वो इमरान खान ने ये जो सीट इनको दी है शाह महमूद कुरैशी को, ये बड़ी मिस्टेक की है। और ये जब इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इलेक्शन से अगले दिन, तो उस वक्त भी इमरान खान से ये सवाल किया गया कि आपने ये क्यों कर ऐसा किया, तो इमरान खान उस बात का जवाब बोल कर गया, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। तो मेरे मुताबिक जो है, मेरे ख्याल में जैसे वो सियासी तजज़ियाकार यही कह रहे हैं कि ये इमरान खान की और पीटीआई की मिस्टेक थी, और ये अपनी मिस्टेक की वजह से ही हारे हैं। और नो डाउट ये ऐसी मिस्टेक्स जनरल इलेक्शन में नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है। राना साहब, आप क्या वजह समझते हैं कि जो साहबजादी हारी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब? नहीं, ये तो देखें, लोगों को मुल्तान के लोग भी बड़े लिखे पढ़े लोग हैं, वेल अवेयर लोग हैं। वो तो नज़र आ रहा है कि एक ही घर में 3 एमएनए हैं, वो तो ऐसा सीन नहीं लोग एक एमपी हैं, 2 एमएनए हो, इस तरह का लोग अफोर्ड नहीं करते। पीटीआई चूँकि अवामी रूट्स पे खेल रही है और बता रही है कि आम आदमी की पार्टी है, तो फिर उसको ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। नहीं, कुछ अर्सा पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जो जैन कुरैशी हैं वो एमपीएशिप पे जीते हैं, खुद जनरल इलेक्शन में भी जीते थे। नहीं, देखें, वो ऐसे सीट से जीते हैं, ऐसी सूरत हाल होते तो फिर तो हार जाना चाहिए। नहीं, उस सीट पे अगर आप देखें तो वहाँ से पीटीआई का एक दूसरा बंदा जो नईम इनको छोड़ के गया था, वो पीटीआई के इलेक्शन सीट पे नहीं जीता था, वो ओपन आज़ाद जीता था, बाद में पीटीआई में आया था। ये तो वाज़ेह हो गया कि वो सीट वहाँ के लोगों की है, किसी की मलकियत नहीं है। इसी तरह उन्होंने इस इलेक्शन में भी शो किया, जब ये एक ही घर को नवाजने की कोशिश करेंगे तो लोग तो खिलाफ। कुरैशी साहब जो एमएनए बने थे मुल्तान शहर से, और जैन कुरैशी बना था इस हल्के से जहाँ से वो उसकी मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ी है। तो अगर मरूसियत का होता मामला या इस तरह का, फिर तो वो दोनों जो बंदा जीता है इसके मुकाबले में, वो उसको अब क्या कहेंगे, वो भी तो मरूसियत वाला ही है ना। गिलानी फैमिली है, गिलानी मुल्तान से मरूसियत की सियासत कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, वो वडेरों की सियासत है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। अगर ये नहीं जीतेंगे तो गिलानी जीतेंगे, गिलानी नहीं जीतेंगे कुरैशी जीतेंगे, और कोई बंदा सामने नहीं आ सकता। इसमें एक और चीज़ जो है ना, असल में ये जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं ना, ये मखसूस हलकों पे होते हैं, तो इस पर दुनिया की और मीडिया की और ईच एंड एवरी वन की नज़रें ज़्यादा होती हैं। तो जब ये जनरल इलेक्शन होंगे ना, वहाँ पे मनूवरिंग हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि हर जो कैंडिडेट है उसको अपने हलके की पड़ी होती है कि मैंने सीट निकालनी है, तो फोकस नहीं हो पाता, और वो बाद में जो सारी गेम डल जाती है लेट नाइट जाके। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो अगर पीटीआई इलेक्शन जनरल इलेक्शन में जाएगी तो वहाँ पे शायद उसको इस तरीके से क्लीन चिट मिलेगी। वहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर इमरान खान इसी तरीके से लीड करता है और आगे जनरल इलेक्शन में भी जीतता है, तो ये इमरान खान जो है वो हमारे दूसरे हलकों को, जो मुख्तदर हलके हैं, उनको तंग करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको इस तरीके से अक्सरियत दिलवाएंगे। ये पीपल्स पार्टी की जीत महज इत्तेफाक है या किसी गेम का हिस्सा है? मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वहाँ वोट ही बहुत कम कास्ट हुए हैं।
अगर इस सिचुएशन देखा जाए तो जब भी पीपल्स पार्टी जैसी जमातें ऐसी पॉकेट से जीतती हैं तो उनके पास एक ही बड़ा ट्रिक होता है कि लोगों को कम से कम निकलने दिया जाए वोट कास्ट करने के लिए, अपने बंदों को निकलने दिया जाए और बाकियों को तंग किया जाए या उनको ऐसे इस असर में रखा जाए कि लोग दफ़ा करें जी हमें क्या इलेक्शन से। इस किस्म की सिचुएशन पैदा की गई कराची के हलके में और लोगों ने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया और कोई ख़ास वजह नहीं थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को आगे लाया जाएगा और उनकी हुकूमत बनेगी आगे। नहीं, ये देखें वक्त से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में मोहरे जब इधर उधर हिलते हैं तो जिन हलकों की ये बात कर रहे हैं नदीम साहब, उन हलकों के लिए इस वक्त जरदारी एंड फैमिली बहुत ही सूटेबल है। इमरान खान सूटेबल नहीं है, पीपल्स पार्टी उनके लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन पहले भी नून लीग भी नहीं उनके लिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सूट करती है मुख्तदरा हलकों को। और फौरी तौर पे इस सिनेरियो में तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कल कला को गेम चेंज हो जाए, कोई नया ऐसा खिलाड़ी आ जाए कि पीटीआई का पता साफ हो जाए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हमने गुज़श्ता 5 साल जरदारी साहब के भी देखे हैं ना, 5 साल उन्होंने पूरे किए, अपने 2 वज़ीर आज़म चेंज भी हुए लेकिन उन्होंने 5 साल पूरे किए। आप क्या समझते हैं कि उनकी गेम अच्छी है उनके साथ? ये तो हकीकत है कि आप ताल्लुकात और सारी चीज़ें, ताल्लुकात का भी उनको पता है। वो पार्लियामानी पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी मैच्योर जमात समझी जाती है, उनको पता है कि कहाँ पे क्या करना है। ये हकीकत है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो फ्यूचर के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो नून लीग भी है, इमरान खान, एक और चीज़ भी जो हमें माइंड में रखनी चाहिए कि अगर नवाज शरीफ साहब, ये सब कह भी रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अगर वापस नहीं आते तो पीटीआई इनके सामने बड़ी आसानी से जीत जाएगी और नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं इलेक्शन से पहले तो फिर यहाँ पे कंपटीशन टफ हो जाएगा और फिर ज़ाहिर बात उन्होंने भी कैंपेन करनी है, तो वो भी एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी तो है। इस चोर के बयानिए में नवाज शरीफ कुछ कर सकेंगे ऐसा सीन नहीं होगा। असल में अब जो जैसे ये केस चल रहा है ना फैसल वाडा का ना अली के हवाले से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की यही चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा कि ये जो आर्टिकल 63 है वो लॉ है, ब्लैक लॉ है। अगर नवाज शरीफ साहब को फिर क्लीन चिट मिल जाती है इसी लॉ में, देखिए बार बार क्लीन चिट नवाज शरीफ को ही मिलती है, ये बात देखने वाली है। तो देख मतलब कुछ भी हो सकता है ना, पाकिस्तान है, यहाँ पे हम वो डेमोक्रेटिक हमारे वैल्यूज इस तरह की ये स्ट्रांग नहीं है इंस्टीट्यूशंस के, हम कहेंगे जी ऐसे ही होगा तो एक रिलीफ मिल गया, वो वापस अब कहते हैं कि ये डार जो है ये नवाज शरीफ से भी ज्यादा शातिर है और ये अभी नवाज शरीफ पाकिस्तान में था तो ये डार पाकिस्तान छोड़ के चला गया। ठीक है, ये हो गया इमरान खान एश्योरेंस मिली है तो इसाक डार सर वापस आए हैं, अगर इनको एश्योरेंस न मिली होती तो इसाक डार ने तो कभी भी नहीं आना था। इमरान खान साहब जीत गए, अब आगे बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब का लाहेअमल क्या होगा इंदा? उनका लाहेअमल तो वाज़ेह है, वो अपोजिशन जो जमातें जो सारी 13 की 13 मिल के जिन्होंने इसको दीवार के साथ लगाया या हुकूमत से निकाला है, वो अपने मुतालबात मनवा पाएंगे। अगर वो पावर लेके आते हैं तो डेफिनेटली अपने मुतालबात मनवा पाएंगे और जो चाहेंगे वो करेंगे। नहीं, वो इस वक्त चाहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च के साथ लोगों के साथ जाऊं और मैं अपने मुतालबात मनाऊं, उस तरह मनवा लेंगे अपने मुतालबात। ऐसा तो कभी पहले भी नहीं कर सके। पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रेशराइज किसी को करे और अपने मुतालबात मान लिए जाएं या मनवा ले। वो इस लॉन्ग मार्च में भी अपनी पावर शो करेंगे, पावर शो करेंगे और पावर शो करने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। ये लॉन्ग मार्च जो है ये एक बेट है, ये इमरान खान देखो अब कोई टाइम नहीं दे रहे, ये बड़ा वो खेल रहे हैं इसके साथ, क्योंकि असल में ये अपने वोटर्स को मोबालाइज रखना चाहते हैं, बार बार टच रखना चाहते हैं कि वो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मेरा वोटर मुसलसल गर्म खून रखे और वो जब टाइम आए तो वो वोट के लिए भी निकले, लोगों को भी निकाले और मुखालफिन पर उसका रोब दबदबा। लॉन्ग मार्च की जो तारीख पंजाब में खास कर रही है तो वो इतनी कुछ सक्सेसफुल नहीं है। लॉन्ग मार्च जिसने भी धरने दिए हैं तो धरनों से हुकूमत कभी भी नहीं गिरी। ये जब हुकूमत आ गए उन्होंने वहाँ पे कंटेनर लगा देने हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा होगी, मतलब ऐसे मसाइल पैदा होंगे जिससे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको और पीटीआई को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इमरान खान जो है लॉन्ग मार्च की बातें तो जरूर कर रहे हैं लेकिन ये बड़ा सोच समझ के करेंगे। लेकिन इससे पहले लॉन्ग मार्च हुए हैं इमरान खान ने वो बड़े समझदारी से ख़त्म किए हैं, कभी भी वो मुंह की खा के नहीं वापस आया।
देखें वो लोगों को स्पेस दी है, इदारों को स्पेस दी है, हुकूमतों को स्पेस दी है। देखें जब APS का मामला हुआ था तो उसने कहा था APS का मामला हो गया है, फायरिंग हुई है, बच्चे मर गए, शहीद हो गए, तो हम अपना वो तो उन्हें खत्म रास्ता दिया गया, जाहिर बात है ख़त्म हो गया। इसी तरह अभी जो रिसेंटली जलसा लास्ट टाइम हुआ था 2-4 महीने पहले, वो भी उनको लोगों को बताया गया कि यहाँ बहुत ज़्यादा खून खराबा हो सकता था, लोग ज़्यादा मर सकते थे, तो इमरान खान ने रातों रात वो धरना ख़त्म कर दिया। इसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगा अजहर साहब कि पाकिस्तान ये सारी डस्ट सेटल होनी है आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ की तैनाती के साथ ही। तो जो ही वो तैनात होंगे ये सारा जो मंजरनामा है ये बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और ये पता भी किसी को नहीं चलना। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, बेसिक आर्मी चीफ की तैनाती तक है। जो ही उसका नाम सामने आ जाता है, उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, तो वो उसके बाद फिर नया एक सिलसिला चलेगा। नए आर्मी चीफ का मूड देखेंगे, उसका माइंड क्या है। वो अगर प्रो PTI हुआ तो PTI ने आ जाना है, अगर उसके अंदर नून लीग के साइड रखने वाला हमें हुआ तो उसके बाद सारे मामला क्लियर होने। अभी तक कुछ भी कहना ये कबल वक्त है। ये अच्छा राना साहब, हम आगे चलते हैं। जो डॉलर है, डार के आने से कुछ रुपया मुस्तहकम हुआ था, अब डॉलर फिर उड़ान भर रहा है। क्या डार साहब भी नाकाम हो गए हैं? देखें जब डार साहब तशरीफ़ लेके आए थे पाकिस्तान तो उस वक्त ये कहा जा रहा था, ये कंसेप्ट था, यही परसेप्शन थी कि डार साहब लैंड करेंगे तो उसके साथ साथ डॉलर भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। और शुरू में लोगों को लगा भी ऐसे कि अब ये दिनों में बहुत नीचे आ जाएगा, और उनको दावे भी किए गए कि 180 तक आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये महंगाई के इस मामले में डॉलर इनके कंट्रोल से बहुत दूर चला गया है। अगर ये डॉलर को नीचे नहीं लाते, महंगाई को कम नहीं करते, तो अपना जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है 2023 का, वो इसी बेस पे लड़ेंगे महंगाई के। अगर इसी महंगाई के साथ वो इलेक्शन में जाएंगे कोई भी ताकत इनको इलेक्शन नहीं जितवा सकेगी। ये जो डार साहब पाकिस्तान में आए हैं, ये मुस्लिम लीग नून के ब्रेन हैं, ये डॉलर को कंट्रोल करने वाले जादूगर हैं, वो उनमें समझे जाते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं कर पाते तो ये एक वाज़े साइन होगा कि नून लीग तो कम से कम हुकूमत में नहीं आ रही। उनकी जादूगरी तो हमने देख ली है। क्या मेरे ख्याल में जो डॉलर और रुपए का जो है ना, ये 220 जो है 220 रुपए, ये एक्सपर्ट यही कह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, कि ये बेहतर रेट है। मेरा ख्याल इससे नीचे आना जो है वो बड़ा मुश्किल है। वो कोशिश करेंगे टेम्परेरी तौर पे, शायद नीचे ले भी हैं, लेकिन इसने रहना यहीं पे है। ये आगे जब नहीं, बेहतरीन रेट कैसे है? देखिए महंगाई उरूज पर है, आवाम रो रहे हैं, परेशान हैं। 80-90 तक डॉलर की कीमत है। और इंडिया में देख लें क्या है, और पाकिस्तान में 220 यार। व्हाट्सएप इंडिया में मैं मनमोहन सिंह की हुकूमत से ना कवर कर रहा था ये इंडियन रुपी के हवाले से, तो मनमोहन सिंह की हुकूमत के दौरान ये 62 रुपए का था। इंडिया का जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले 62 रुपये का था, और अभी मैं कल चेक कर रहा था वो 82 पे आया है। इतने साल बाद सिर्फ 20 रुपए बढ़ा है। ये किया है। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ यकदम गेम लग जाती है। हमने इसको 144 से 170 पे गया, 170 से 220 पे गया, फिर 240 पे। हमारे यहाँ पॉलिसी शिफ्ट ऐसी हुई, उन्होंने कहा जी रुपए का जो, फिर हमें क्या आ गया कि जी IMF हमें ये कह रहा है कि जी रुपए का जो इंडिपेंडेंट रखे स्टेट बैंक को, और रुपए के जो इसकी ओरिजिनल जेन्युइन प्राइस बनती है डॉलर के मुकाबले में, आप उसमें करें। हुआ क्या कि हमारे पास चीज़ों की कमी हो गई, सैलाब भी आ गया, तो हमारे पास उसकी शॉर्टेज पैदा हुई। ठीक है, और कोई थोड़ा सा क्रैकडाउन किया इन्होंने, जिसमें कुछ बैंकों को इन्होंने फाइन भी किए हैं कि बैंक्स मुलवस पाए गए थे, ये जो ट्रेडिंग हो रही थी और डॉलर ऊपर जा रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा वक्ती तौर पे इसमें आया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, अगर मैं एक और चीज़ बताऊं, अगर डॉलर को अगर ये मसनूई तौर पर नीचे लाते भी हैं 180 पे, हम मान जाएंगे कि PTI नून लीग जो है इसको 180 पे लाती है, लेकिन जो ही ये निगरान सेटअप आ जाएगा तो ये फिर वो चीज़ वहीं पे चली जाएगी। तो ये हुकूमत महंगाई को ख़त्म करने आई थी, अब तक महंगाई ख़त्म नहीं कर सकी, ना डॉलर को वो रुपए को इस्तेकाम दे सकी है, फिर इसका फ़ायदा क्या है? हाँ, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मसला ये है कि महंगाई जो है, आपको बताएं, ये हमारे पास पाकिस्तान सब्जियां जो हैं, फ्रूट जो है, ये इंडिया से आता था कुछ अर्सा पहले, आपको पता है। और ये प्याज जो है ये 25 रुपए मैक्सिमम 40 रुपए में होता था, क्योंकि डेली इंडिया से, इंडियन पंजाब से 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर से आपके पास 100-150 ट्रक डेली आ जाता था। यहाँ पे प्राइसेस सब्जियों की, हर चीज की वो थी। हमने इंडिया के साथ इंडिया से मंगवाते थे प्याज, सब्जियां, टमाटर वगैरह, वो सारे हुक्मरानों के वहां पे उन पे किकबैक्स भी मिलते थे, उनको कमीशन मिलता था। हमारे फार्मर का बेड़ा गर्क कर दिया था उन्होंने। उसमें मैं एक बात सुने ना, उसमें एक चीज है ना, अच्छा ये एक थ्योरी है, कंस्पिरेसी थ्योरीज, नो डाउट, मैं इसकी बात मान लेता हूँ। असल में मसला क्या है, पाकिस्तान में क्या है
कितना सा एरिया है आपके जो ज़राअत के एरिया में गन्ने की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, ठीक है। आपकी लाहौर के इर्द गिर्द देखें जो एग्री लैंड है वहां पे सोसाइटियां बन चुकी हैं। तो आप पाकिस्तान में प्रोटेक्शन का मिसमैनेजमेंट है ना जी। असल में हुकूमतें तो इतनी कमजोर है ना। अब इमरान खान 4 साल में क्या कहता रहा है जी, जो पिछले हफ्ते उसने कहा जी मुझे तो इख्तियारात ही नहीं थे, वो तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था। तो हम उससे ये कहें कि इमरान खान ये सारा निजाम ओवरराइड ठीक कर देगा, नहीं। इमरान ने खुद माना है। और अभी ये जो हुकूमत है इस वक्त भी चल रही है, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं कि हमने एक गले में तोक ले ली है। ये हुकूमतें करते रहें, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ती रहें, अवाम कहाँ जाए? ये जमहूरियत तो अवाम के लिए, ये बड़ी ज्यादती है कि अशराफिया के लिए थोड़ी है। हुकूमतें आई हैं, जब भी आई हैं वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ती रही हैं, कभी किसी ने अमन का सोचा ही नहीं है। अवाम का कौन सोचेगा? फिर वो तो डिक्टेटरशिप की तरफ देखेंगे, फौज की तरफ देखेंगे या किसी और की तरफ देखेंगे। अवाम का भी तो किसी ने सोचना है ना। बात सुनना, परवेज इलाही साहब को ये बताएं कि पंजाब में जो गंदम की प्राइस थी वो इसने इस मौसम में जब ये गंदम का सीजन होना था काश्त करने का, इस टाइम इन्होंने बढ़ा के नहीं, अभी नहीं बढ़ाई, हर दौर में ऐसे ही होता है। हर दौर में हुई है, लेकिन इस टाइम लास्ट टाइम आपकी कटाई का सीजन था, जब गंदम की कटाई का, उस टाइम तो गंदम वाफर मिकदार में होती है, लेकिन ये उस टाइम भी बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये सिलसिला बेहतर नहीं होना, ये खराब होना है मेरे भाइयों। आप जो मर्जी उठा के देख लें। दूसरी बात, हम सियासतदानों पे तो सारा बकेट डाल देते हैं, लेकिन हम ब्यूरोक्रेसी को कुछ नहीं कहते। देखो ना, यहाँ पे एक सिस्टम बन सकता है कि लाहौर में रोजाना कितनी सब्जियां, मतलब डिमांड कितनी है, उसकी तलब में मसला कहाँ पे आ रहा है, कौन इसमें इशू बना रहा है, लेकिन हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया। यहाँ पे मर्जी का रेट होता है। देखो ना, प्याज का ये सारा नाम डाल दें कि जी वो सिंध में सैलाब आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में भी प्याज का है, तो ये 150 रुपए पे जा रहा है और वो इंतहाई नाकिस किस्म का। मसला क्या है, अब हमने इंडिया के साथ तिजारत नहीं खोलनी। हमें जब बहुत ज़रा मसला आएगा, कीमतें जंप कर जाएंगी, आवाम चीखेगी, फिर हम मंगवाएंगे ईरान से या जी तुर्की से मंगवाएंगे, जिसका टेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी ज़मीन है, हमारी ज़मीन में फ़र्क है, तो वो टेस्ट भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमें अब जैसे पाकिस्तान मेडिसिन जो है इंडिया से दरामद कर रहा है, सारा उसका खाम माल जितना भी है वो ज़रूरत की चीज़ है। इस तरीके से और भी ज़रूरत की चीज़ें जो बहुत अहम है, जो वो वहाँ से आ रही हैं, बाकी चीज़ों पे हमने पाबंदी लगाई है। जब तक हम मार्केट में स्टेबिलिटी इसी तरीके से आती है कि तलब और रसद का जो डिफरेंस है उसको ब्रिज किया जाता है, इसके ऊपर एक फोर्सेज होती हैं जो प्रॉपर 24 घंटे काम कर होती है, एक मैकेनिज्म है। हम नहीं तलब और रसद का सिस्टम रखें आप इसमें, लेकिन फार्मर का बेड़ा तो ना गर्क ना करें। देखें, एक चाय का कप बेचने वाला, एक दुकानदार, एक होटल वाला अपने चाय की कीमत खुद मुकर्रर करता है। वो कहता है कि मैंने ये 20 का 50 का बेचना है, जबकि फार्मर गंदम काश कर लेता है, कपास काश कर लेता है, चावल काश कर लेता है, लेकिन उसके पास अपना रेट मुकर्रर करने के लिए कोई ताकत नहीं है। वो मंडी में फेंकता है और वो डील करते हैं, मिडलमैन होते हैं, वो फैसला करते हैं। सिर्फ वफाकी हुकूमत जिम्मेदार नहीं, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, केपी में पीटीआई की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये मैं नहीं कहता सब जिम्मेदार है ना। मैं फार्मर की बात कर रहा हूँ कि फार्मर को फायदा होना चाहिए, ये नहीं कि फार्मर का फायदा पंजाब के हुकूमत सूबाई हुकूमतों के पास है। मेरा एक रिपोर्टर दोस्त से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मसला क्या है, उसने कहा जी हमने एक फूड डिपार्टमेंट का एक बंदा कहता है जी हमने एक बंदे को पकड़ा, वो अडल्ट्रेशन में मुलविस था कि एक चीज वो गलत बेच रहा था, हमने उसको पकड़ लिया, उसका अदालत में चालान पेश कर दिया, अदालत ने उसको कुछ अर्से बाद बेल दे दी। वो कहता है हम 6 महीने बाद गए, बंदा फिर वही ऑफेंस कर रहा था। अब लॉ में ये है कि जो ऑफेंस आप दोबारा करते हैं तो उसकी सजा दुगनी हो जाती है, लेकिन हमारे वो कहता है हम अदालतों के चक्कर लगा लें, वहां पे जज जो है डबल ऑफेंस नहीं लगाता उसके ऊपर, वो बंदा फिर आकर दिलेर होकर बैठ जाता है। यहाँ पे ओवरऑल सारे मसाइल हैं, ये दीवानी मसाइल जो हैं, ये अदालतों के मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी के मसाइल हैं। आप ब्यूरोक्रेसी के पास जाएं, वहां पे वो कहते हैं जी फंड नहीं है, सम टाइम में वो फरा मुतलका अफसर नहीं है, तो मामलात इतने डिले हो जाते हैं। और ये जो MNA MPs हैं ना, ये अपने हलकों में 3-3, 4-4 लाख वोट लेकर आए होते हैं, इनका सिर्फ टैक्का होता है, वहां से कभी गए कभी यहाँ पे आए, 2-4 मीटिंग अटेंड की, मीटिंग मिनट्स का इनको बस पता होता है, ये साइन करके तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे छाप के ये कहते हैं जी हमने बड़ा काम कर लिया। प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं कर होते ना, इनके पास नॉलेज होता है। और अगली बात, ब्यूरोक्रेसी में भी यही है, तो नॉलेजफुल लोग लाए ना, जो लिखे पढ़े, इनको पता हो कि मैंने क्या करने जा रहा हूँ, किस पे साइन करने जा रहा हूँ, मैं किस पे साइन करने जा रहा हूँ। अब मसला क्या है, अब मसला ब्यूरोक्रेसी से भी ज्यादा लोग यही निचले तबके से जाते हैं ना,
ऊपर वाले तबके से थोड़े ही आते हैं। नहीं देखिए, वो 30-35 साल में वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, वो उसी सिस्टम में ऐसे पुरजे हो जाते हैं उस सिस्टम के कि वो अपने उससे आगे पीछे सोचते नहीं हैं, वो सिस्टम के मुताबिक ही चलते रहते हैं। अजहर साहब, ये पॉइंट ये है, मैंने अक्सर जगह पे कहा है कि CSS जो हमारा निज़ाम है मुकाबले का, इंतहाई फॉल्टी है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक लड़की डॉक्टर चलिए, इस पे हम एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं उस रिमार्क्स के बारे में, उस बयान के बारे में जिस पर PTI ने भी तूफ़ान उठाया और आम पाकिस्तानियों ने भी उसे तनकीद का निशाना बनाया। ये है कि जो अमरीकी सदर जो बाइडन ने रिमार्क्स दिए हैं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में, बड़े हैरान कुन थे। इसकी वजूहात क्या हैं? नदीम साहब, आप पहले इसके बारे में बताइए। ये बड़ा हैरान कुन वाक़या था, और बाइडन जैसे मंझे हुआ बंदा जो था, सियासतदान, ट्रंप तो क्योंकि लोग कहते थे ये थोड़ा सा मतलब और किस्म के बयान देता, गैर संजीदा टाइप था, ये बड़ा संजीदा आदमी है। इसने ये जो बयान दिया तो ये बड़ा हैरान कुन था। तो उसमें पाकिस्तान ने, क्योंकि रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ साहब भी वहाँ पे विजिट करके आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे, तो अपोजिशन ने जैसे एक शोर मचाया कि जी ये तो कहते हैं हमारा बड़ा सक्सेसफुल विजिट रहा है अमेरिका में, तो अमेरिका ने तो ये कह दिया कि तो आपके एटमी जो असासे हैं वो महफूज नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा शॉकिंग था। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा बरवक्त रिप्लाई किया और उसके ऊपर कहा कि जी ये आप क्या कह रहे हैं, हमारे असासे महफूज हाथों में हैं, हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह से बेहतर ये हो कि अगले ही 2 दिन बाद उनकी जो वजारत खारजा है, अमरीकी वजारत खारजा, उसने वजाहत कर दी कि हमारे पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और हम इस रिलेशंस को बेहतर करना चाह रहे हैं। ये जो है, ये जो बयान दिया गया है, ये बेसिकली सियाक़ो सबाक़ से हटकर दिया गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उनकी जो वजाहतें आई हैं बाद में, उससे ये मामला जो है वो साहब, ये तो बड़ी गलत बात है ना, कोई बंदा बात कर दे, किसी नेशन की बेइज्जती कर दे। आपको याद होगा पहले किसी ने ये भी कहा था कि पाकिस्तानियों को डॉलर दें, बेशक उनसे उनकी माँ खरीद लें। ये तो बड़ी घटिया किस्म की अप्रोच है अमरीकियों की कि ऐसी सोच रखें हमारे बारे में। हम उनके लिए फ्रंट लाइन वार एरिया हैं, हम उनके लिए उनकी जंग लड़ रहे हैं। टेक्सास में रहने वाले एक मजदूर की जंग हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें वो ऐसी नेशन समझते हैं। यार ये तो गलत बात है। ये अमरीकियों की जितनी भी इस पर इनको एहतजाज किया जाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, नहीं किया गया, ये गलत बात है। और उन्होंने चुप करके, कोई ना कोई बंदा आता है ऐसी बात करके चला जाता है, फिर वो लकीर पीटते रहते हैं। इनको देखें, जो बाइडन मंझा हुआ सियासतदान है, पिछले 35-40 साल से हुकूमतों में रहा है, सिस्टम का बंदा है। जो बाइडन के मुंह से ऐसे अल्फाज नाकाबिले माफ़ी हैं। मेरे ख्याल में जो बाइडन का वहाँ पे जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं अमेरिका के अंदर ना, महंगाई भी बढ़ रही है। अगर आप उसको देखें तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है। महंगाई बढ़ रही है, जो मसले मसाइल हैं उनके अपने हैं, हमें क्यों लताड़ रहे हैं? उसमें एक चीज, रूस और चीन की दुश्मनी हमें क्यों लताड़ रहे हैं? उसमें 2 चीजें देखें ना। अभी आपने शायद देखा होगा सऊदी अरब ने कहा है कि हम ऑयल की जो आउटपुट है वो हम उसको कम नहीं करेंगे, जो पैदावार है हम उसको कम नहीं करेंगे। तो बाइडन ने उनको भी धमकी दी है कि संगीन नतीजे की धमकियां दी हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी US और सऊदी अरब के आपस में ताल्लुकात में कोई इस किस्म का आया हो। सही, कभी 12 से ऐसी बात नहीं की है, कभी ऐसी नहीं बात की, कभी भी। तो पाकिस्तान के साथ क्यों ऐसी बात की जाती? ये बात की अब जब हम कमजोर फुटिंग पे खेलेंगे तो ऐसा ही होगा ना भाईजान। इसमें एक चीज और भी है। एक तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की ने जो लॉबिंग फर्म वहां पे हायर की है, देखिए हर मामले का इल्जाम इमरान खान में डाल दिया जाता है कि जो बाइडन बयान दे रहा है वो भी इमरान खान की वजह से दे रहा है। वो इनकी ये तो हकीकत है ना कि इन्होंने वहां पे एक लॉबिंग फर्म हायर की है जो ये चीजों को देख रही है। और कल ही एक अमेरिकन सेनेटर का बयान था कि जी ये जो पाकिस्तान, तो ये भी तो कहा जाता है कि जो ये हुकूमत है ये अमेरिका की जो है इंपोर्ट की अमेरिका ने हुकूमत बनाई है। वो तो आज भी कहता है इमरान खान। फिर वो अमेरिकी सदर ऐसा बयान क्यों देगा? ऐसा बयान क्यों देंगे? अब देखें ना, ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब ये चीज हुई है, अमेरिका की सेनेटर ने देखें, अमेरिका के दांत दिखाने के और खाने के और मामला है। अमेरिका की सियासत को हम उस तरह नहीं समझ सकते जिस तरह हम अपनी सियासत को पे बात कर रहे हैं या ओपनली बात, ऐसा सिचुएशन। उनकी 100 साल की पॉलिसीज़ हैं, वो अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हटते। जो मर्जी हुकूमत में आ जाए, जो मर्जी जो बाइडन आ जाए, ट्रंप आ जाए, कोई और आ जाए, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसी से 1 इंच आगे पीछे नहीं होते। पाकिस्तानी एक और चीज़ भी बड़ी बयान करते हैं, जी देखो हमने अमेरिका की जंग लड़ी है, तो अमेरिका की जंग आपने मुफ्त में नहीं लड़ी।
सही। अब जब से डॉलर्स की बरसात आई है ना, वो भी आप देखें ना, वो राना सनाउल्लाह ने कहा था जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, जमात इस्लामी ने डॉलर इस तरह खाए हैं जैसे वो हलवे की प्लेटें होती हैं। तो उस वक्त भी डॉलर्स की बरसात आई जब हम 9/11 के बाद अमेरिका की जंग में गए। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने भी तो खाया है ना। 80,000 बंदा मरवा दिया, डॉलर ले कितने पैसे ले रहे हैं? हमने पैसे बहुत लिए और पैसे हम सोच रहे थे कि हमें कुछ और इतने पैसे लेने के बाद भी हम गरीब मुल्क हैं। वो तो हमने रहना है, वो तो हमारी अपने कुछ काम ही ऐसे हैं। देखो हम अभी तक ये सवात में फिर दहशतगर्द कह रहे हैं, सर उठा रहे हैं, तो हमारे वो कहाँ पे गई कामयाबियां? ठीक है, तो वो फिर वहां पे एहतजाज हो रहे हैं सवात में, जो धरने देख लोग बैठे हैं कि हमारे अवाम को, वो फिर ये डर रहे हैं कि इन्होंने फिर ऑपरेशन करना है और फिर हमें डिस्प्लेस होने का खतरा है। और देखो लोगों को घर बार छोड़ना पड़ते हैं, सारी चीजें, कारोबार, उनका माल मवेशी, तो वो लोग बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि जी पुलिस को एम्पावर करें और इन मसाइल को वहीं पे कवर करें, बजाय फिर आप मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाएं और सारा बेड़ा घर को। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपको ज़रूर मौका देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में सवालात उठते हैं, सवालात उठते रहेंगे, हम जवाब मांगते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।